एवरीबॉडी वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करें स्टैंडर्ड नंबर 299। 299 इज ऑल अबाउट द जॉइंट ऑडिटर्स, दैट इज जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 299 आप याद कर सकते हैं, आइडेंटिकल होते हैं क्योंकि जब एक ही कंपनी का या एक ही एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं तो दोनों का स्टेटस एक जैसा ही होगा, तो उससे आप याद कर सकते हैं जॉइंट ऑडिटर 299। देखिए ये स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है, ये स्टैंडर्ड कह रहा है दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच द ऑडिटर अंडरटेक्स इन एक्सेप्टिंग सच अपॉइंटमेंट। क्योंकि ऑडिटर को एक्सेप्ट करना होता है इस प्रकार का अपॉइंटमेंट कि बोल सके कि हाँ भाई मैं जॉइंट ऑडिट एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे साथ दूसरा ऑडिटर भी काम करेगा, क्योंकि आपसे पहले परमिशन ली जाएगी, आपसे पहले अंडरटेकिंग ली जाएगी इस बात की कि आप इसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं या नहीं है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंगली आपको एक्सेप्ट करना है और उसके बाद उसकी डिवीजन ऑफ वर्क, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग सब बताया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो देखिए मोर देन वन ऑडिटर, एक से ज़्यादा ऑडिटर ही होगा ऑब्वियसली, कंडक्ट द ऑडिट जॉइंटली एंड रिपोर्ट, जॉइंटली ऑडिट करेगा उसका और रिपोर्ट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। ये स्टैंडर्ड ब्रांच ऑडिट जैसी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि एक साइमल्टेनियसली दो ऑडिटर्स या दो से ज़्यादा ऑडिटर्स काम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है उसकी ब्रांचेस पे ऑडिट करेंगे। एक ही, जैसे अगर टाटा है तो टाटा की सब्सिडरीज़ की ऑडिट की बात नहीं हो रही, टाटा के खुद की ऑडिट करने की बात हो रही है जिसमें एक से ज़्यादा ऑडिटर्स उसकी बात करेंगे। तो ठीक है, तो इसे स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद ब्रांच ऑडिट, क्योंकि ब्रांच ऑडिट होता है अदर ऑडिटर्स के साथ, तो वो हम स्टैंडर्ड 600 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ गया डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में देखिए वो अपने वर्क कैसे डिवाइड करेंगे, आपस में डिस्कस करके, म्यूचुअल डिस्कशन, आपस में डॉक्यूमेंटेशन करके। अदरवाइज क्यों, क्योंकि लेटर ऑन अगर आप कोई भी एग्रीमेंट नहीं करते, आज का टाइम ऐसा हो गया जहाँ पर आप अगर रिटर्न एग्रीमेंट्स नहीं करते तो लेटर ऑन जाके कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। तो वही लिखा है, वरना जॉइंटली लाइबल हो जाओगे अगर कोई भी गलती फ्यूचर में आती है तो। ठीक है, इसलिए पहले ही लिख के चल लो, क्योंकि तुम क्या करोगे हम क्या करेंगे। कम्युनिकेशन टू TCWG करोगे आप, ये भी बताओगे कब कहाँ कैसे करेंगे, हम डिस्कशन करोगे कि हमारा काम ये है उनका काम ये है। अच्छा, पर अगर आप डिवीजन कर ही रहे हो, काम की बता ही रहे हो, तो वो किस बेस पे करोगे, ये भी सोचने वाली बात हो जाती है। तो इसमें आते हैं दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ये हो जाते हैं कि देखो, एक तो हो जाएगा कि आपकी अगर कोई पर्टिकुलर यूनिट है, जैसे ABCD और 4 ऑडिटर्स हैं, तो चारों अपनी एक एक यूनिट ले लेंगे। अगर नहीं है तो वो स्पेसिफिक एरिया होगा कि कोई फैक्ट्री एरिया देख रहा है, कोई ऑफिस एरिया देख रहा है, राइट, कोई फील्ड वर्क देख रहा है, तो स्पेसिफाइड एरियाज़। तो इन दो एरियाज़ में आप अपने काम डिवाइड करना आसान हो जाता है। बट अगर ये दोनों ही नहीं हैं, अगर ये दोनों ही एरियाज़ आपके नहीं हैं, तो उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, तो उसके बाद आप फॉलो करेंगे जनरल कैटेगरीज़ को। जनरल कैटेगरीज जैसे ये देखिए नीचे लिखा है कि इफ़ नॉट पॉसिबल देन ऑन द बेसिस ऑफ एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, पीरियड, इन बेसिस पे आप ऑडिट करेंगे। बट कलर चेंज कर लेते हैं, बट आगे लिखा है देखिए स्टिल नॉट पॉसिबल, अगर ये चीज़ अभी भी पॉसिबल नहीं है डिवाइड करने के लिए, तो क्या करेंगे, वर्क कैरिड बाय जॉइंटली। तो आप वर्क कैरिड आउट बाय जॉइंटली, आप इकट्ठे होकर ही काम करेंगे। तो पहले स्पेसिफिक एरियाज़ को कंसिडर करें कि कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे तो जनरल को फॉलो करें कि अगर जनरल कैटेगरी में फॉलो कर रहे हैं तो उसको करें, नहीं कर रहे तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको जॉइंटली ही करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड है आपको आपस में मिलके कैसे कोऑर्डिनेशन रखनी है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन पे हम देखेंगे कि कुछ मैटर्स हैं जहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, डिस्कशन करनी है, डिस्क्लोजर करना है, जजमेंट रखनी है और अटेंशन रखनी है। ठीक है, क्योंकि ऑडिटर्स आपस में बेसिक काम होता ही ऑडिटर का ये चेक करो, डिस्कस करो, डिस्क्लोज करो। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि दिस रिलेट्स विद द अदर ऑडिटर्स, अदर ऑडिटर्स के साथ आप कैसे अपना तालमेल रखोगे, कोऑर्डिनेशन रखोगे। तो लिखा है कम्युनिकेट करोगे आप अदर ऑडिटर्स के साथ इन रिटन रिपोर्ट, मतलब राइटिंग में आप सारी चीज़ें उसके साथ डिस्कस करोगे बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट, मतलब ऑडिट फाइनल होने से पहले ही सारी कम्युनिकेशन हो जानी चाहिए। बट इफ़ कम्युनिकेशन आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट हो गई, मतलब आपने हमसे साइनिंग कर दी और साइनिंग करने के बाद आप उसके बाद पास जाके कहते हो कि यार मेरे को एक बात बतानी थी जो मैं भूल गया, ऐसी अगर चीज़ें होती हैं और डिस्कशन नहीं होती उन चीज़ों के ऊपर, बाद में पता चलती हैं, तो जो जॉइंट ऑडिटर होता है, जो आपका दूसरा ऑडिटर होता है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, एज यू नो, क्योंकि यही चीज़ होती है कि वो पर्सन ही अकाउंटेबल होता है जिसने वो काम किया होता है। तो ये चीज़ आप दोनों चीज़ें याद रखना कि कम्युनिकेशन पहले करनी है, और अगर आपने बाद में कर दी तो दूसरा ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, दिस इज़ अबाउट द रिलेशनशिप, दोनों के बीच का कैसे रिलेशनशिप रहेगा। ठीक है, रिलेशनशिप कैसे रहेगा, तो देखिए रिलेशनशिप अमंग द जॉइंट ऑडिटर स्लैश रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर, मतलब कैसे आपस में रिलेशनशिप बना के रखेंगे। अगर देखिए पहला पॉइंट, इफ़ वर्क डिवाइडेड, अगर इन दोनों ने अपना काम डिवाइड कर लिया है तो क्या होगा, एवरी जॉइंट ऑडिटर
विल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द वर्क एलोकेटेड टू देम। जाहिर सी बात है, अगर ए, दो ऑडिटर्स हैं, अगर ए और बी ऑडिटर्स हैं, ए क्या देख रहा है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ देख रहा है, और ये इनकम और एक्सपेंडिचर देख रहा है, तो ये सिर्फ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और ये सिर्फ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई गलती है तो ए को पकड़ो या इसमें कोई गलती है तो बी को पकड़ो, राइट। तो एवरी जॉइंट ऑडिटर विल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द वर्क एलोकेटेड टू देम। बट सपोजिंगली, कई बार मैंने बोला ना ऊपर होता है कि हम नहीं एलोकेट कर पाते और मिलके काम करते हैं, तो अगर कभी कोई ऐसा केस आता है तो वो दोनों जॉइंटली और सेवरली लाइबल होते हैं। कैसे? एक तो अनडिवाइडेड वर्क होता है, वर्क नहीं डिवाइड किया। इफ़ NTE मतलब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर डिसाइडेड बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर, क्योंकि अदर केस तो तभी हो सकते हैं ना, आपने वर्क डिवाइड नहीं किया, तो आप एक पहली बात अनडिवाइडेड वर्क में काम कर रहे हो, दूसरी बात जो भी NTU है वो आपस में डिस्कस कर रहे हो, डिसाइडेड बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर। मैटर ब्रॉट इन नोटिस फॉर विच देयर इज़ एग्रीमेंट, क्योंकि आपको वो सारे मैटर्स को नोटिस में लाना पड़ेगा जिसके लिए आपकी एग्रीमेंट हुई है कि हाँ भाई हम एग्री करते हैं कि मेरे को कोई चीज़ मिलेगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें मिलेगी मुझे बताना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, आपको ये चीज़ भी डिस्कस करनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हो रही है नहीं हो रही, ये सबको देखना है। यहाँ बात हो रही है अदर केस पे किसी एक की बात नहीं हो रही, सबकी बात हो रही है, राइट। अनडिवाइडेड वर्क है, सब मिलके एंट्री करेंगे, डिसाइड नोटिस में लाएंगे एक दूसरे की, ये देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारे डिस्क्लोजर्स हो रहे हैं। दूसरा, ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट ऑफ रेलिवेंट एक्ट, तो सही सी बात है ऑडिट रिपोर्ट में आपका कहीं कंपनीज एक्ट भी लग जाता है, आपका अपना स्टैंडर्ड्स भी लग रहे हैं, ICAI के रूल्स रेगुलेशंस भी लग रहे हैं, सब चीज़ें हैं। तो आपको ऑडिट रिपोर्ट में भी देखना है कि ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर एक को नहीं देखना, सबको देखना है। सेपरेट एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टडी एंड इवेल्युएट, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो स्टडी करें और इवेल्युएट करें क्या चीज़, द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, क्योंकि जाहिर सी बात है हम बुक्स के ऊपर तो तभी मूव ऑन करते हैं ना कि बुक सही है या नहीं है, तभी मूव ऑन करते हैं जब हम इंटरनल कंट्रोल्स को चेक कर लेते हैं। अगर इंटरनल कंट्रोल्स ही वीक हो तो बुक्स के अंदर गड़बड़े ज़्यादा होंगी, अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं तो गड़बड़े कम होंगी। तो अकॉर्डिंगली आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है, पर मिलके करनी है। बट लास्ट लाइन में उसने एक बात लिख दी कि इंटरनल कंट्रोल्स आपको अपने अपने लेवल पे करना है, इसमें मत सोचिएगा कि उसने कर दिया होगा इसने कर दिया होगा, सब अपने अपने लेवल पे करेंगे ये पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, जॉइंट ऑडिटर्स। जॉइंट ऑडिटर्स का मतलब क्या है इस केस में? इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिसीव फ्रॉम मैनेजमेंट, सपोज करो मैनेजमेंट से कोई आई जिसकी अंदर आपकी क्या होगी, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। कैसे? एलोकेटेड वर्क सेपरेटली, अगर मैनेजमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन आती है, एक्सप्लेनेशन आती है, अगर उन्होंने आपको वर्क क्या करा है, एलोकेट करा है सेपरेटली, तो आपकी सेपरेटली हो जाएगी। बट अगर एलोकेट आपस में आपने नहीं किया तो जॉइंटली आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। सपोज करो कोई काम करना था और आपने जॉइंटली गलत कर दिया, तो फिर लाइबिलिटी ऑफ लॉस आएगी या फिर कोई पेनल्टी आएगी तो सब पे लगेगी, राइट। तो ये चीज़ होती है कि अगर आप एलोकेट कर लेते हो तो उसमें सेपरेटली रहता है, और ये अच्छा भी है, ऐसा ही होना चाहिए। और अगर आप नहीं करते तो फिर आप सारे के सारे जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल रहते हो, ठीक है। नेक्स्ट, प्री अजम्पशंस। प्री अजम्पशन मतलब हम पहले से ही मान के चलते हैं, क्योंकि जॉइंट ऑडिट है, जॉइंट ऑडिट में ऐसे तो नहीं सोच सकते ना कि वो मुझसे कम है या उसकी क्वालिफिकेशन मुझसे कम है, ऐसे नहीं सोचेंगे। तो इसलिए लिखा है प्री अजम्पशंस। प्री अजम्पशंस का मतलब हो गया कि आप पहले से ही अज्यूम करके चलेंगे कि वो जो पर्सन है, हाँ, कि जो वो पर्सन है वो अपने आप में ही क्वालिफाइड है, सब कुछ है, इरेलीवेंट चीज़ें हो रही हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, पहला पॉइंट, अदर JA मतलब जॉइंट ऑडिटर वर्क अकॉर्डिंग टू गैप, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो भी होते हैं। तो आप ये मान के चलेंगे कि जो दूसरे ऑडिटर्स हैं उनके पास क्वालिफिकेशन है और वो गैप को फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, नीड नॉट टू रिव्यू द वर्क ऑफ अदर, ऐसे नहीं होता, हम एक सीनियर ऑडिटर होता है ना, वो अपने आर्टिकल्स का वर्क रिव्यू करता है, क्योंकि ये तो उस आर्टिकल्स हैं, उन्हें तो काम आता नहीं है ज़्यादा। पर ऐसा नहीं होता कि एक ऑडिटर 1 है और वो ऑडिटर 2 का काम रिव्यू करे, ये कहीं नहीं होता और ना ऐसा लिखा है, क्योंकि आपको एक दूसरे की क्वालिफिकेशन पे भरोसा करना होगा। थर्ड पॉइंट, एंटाइटल्ड टू रिलाई दैट नो डिपार्चर फ्रॉम गैप, आपको ये रिलाई करना है सामने वाले पे कि कोई भी डिपार्चर नहीं हुआ फ्रॉम गैप, एंड नो मटीरियल एरर, मतलब सामने वाले पे इतना भरोसा रखना है कि उसने गैप फॉलो किया होगा, उसे डिपार्ट नहीं किया, और कोई भी मटीरियल एरर नहीं है क्योंकि सामने वाले ने डिस्कस नहीं किया। सपोज करते हैं ना 2 ऑडिटर्स हैं और एक ने डिस्कस नहीं किया उस मटीरियल एरर को, तो हम मान के चलेंगे मटीरियल एरर नहीं है। इसलिए प्री अजम्पशंस हैं दैट यू नीड टू प्री अज्यूम दैट अदर पर्सन इज क्वालिफाइड, यू नीड नॉट टू review the work of other person, he is following the gap, and also to rely that he is not departing from that gap and there is no material error.
ओके, देन दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप रिपोर्ट कैसे करोगे, आपसे ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब ये वाली चीज़ एक ट्रिकी क्वेश्चन होती है। देखो आप खुद सोचो, अगर रिपोर्ट करनी है और सब दोनों की व्यू पॉइंट सेम है तो जाहिर सी बात है एक पॉइंट आ गया है, सपोज करो पॉइंट इज़ ए, अब दोनों ऑडिटर्स हैं इस पॉइंट पे एग्री करते हैं तो टिक हो गया, टिक हो गया तो रिपोर्ट कर देंगे। पर सब करो सपोज करो पॉइंट बी है, पॉइंट बी पर क्या करते हैं ये लोग, तो अगर बी पॉइंट पे सपोज करो पहले वाला तो एग्री कर रहा है, दूसरे वाला एग्री नहीं कर रहा, तो ये लोग इनमें क्या बोलेंगे। अब कन्फ्यूजन हो जाती है ना कि क्या दें, बीच बीच की रिपोर्ट दें, ना तेरी ना मेरी, ऐसे नहीं कर सकते। सो लेट्स सी व्हाट दे कैन डू। देखो अगर ऑल एग्री, सभी एग्री हो गए इस पॉइंट पे कि हाँ यार मैंने ये वाला पॉइंट, अगर सभी इस पॉइंट पे एग्री हो गए कि ये पॉइंट ठीक है तो सिंगल रिपोर्ट डाल दो। सिंगल रिपोर्ट डालने का मतलब ये हो जाएगा कि हाँ भाई सभी एक पॉइंट पे रेडी हैं और इसको रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट हो गया डिसएग्रीमेंट। अगर सपोज करते हुए दोनों बंदे इस पॉइंट पे एग्री नहीं हुए जो मैंने बी पार्ट पे बोला, तो आपको सेपरेट ओपिनियन देनी है, एक्सप्रेस बाय सेपरेट रिपोर्ट। अलग अलग ओपिनियन होंगी, अलग अलग ओपिनियन अलग अलग रिपोर्ट में होंगी, एंड नो डिसीजन बाय मेजॉरिटी। अब सपोज करते हैं 3 ऑडिटर्स हैं, ठीक है, एक मिनट इसको सपोज कर लेते हैं, आपके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करते हैं ए बी और सी 3 ऑडिटर्स हैं। इसने कहा कि इस पे पॉइंट, सपोज करो कोई पॉइंट है, पॉइंट ऑन एक्सपेंस, इनको एक्सपेंस के अंदर कोई इशू मिला है तो ये कह रहा है इसे ये में हाँ इशू है, ये भी कह रहा है इशू है, ये कह रहा है इशू नहीं है। तो अब रिजल्ट कैसे निकलेगा, अच्छा भाई मेजॉरिटी हो गई, ए ने भी बोल दिया बी ने भी बोल दिया, अब तो रिपोर्ट करेंगे। मेजॉरिटी देखेंगे आप, मेजॉरिटी जी नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है, मेजॉरिटी नहीं देखी जाएगी। इसमें क्या होगा, ये अपनी सिंगल, ये दोनों क्या कर सकते हैं, अपनी एक सिंगल रिपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये एग्री हो रहे हैं, ये एग्री नहीं हो रहा तो ये क्या करेगा, सेपरेट रिपोर्ट देगा, राइट। ये सेपरेट देगा और ये सिंगल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल दे देंगे क्योंकि ये दोनों एग्री हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे तो ये सेपरेट रिपोर्ट देगा, राइट। तो ये इसका कंक्लूजन है सिंपल कि आपको ओपिनियन देखनी है, ओपिनियन के बाद रिपोर्टिंग करनी है अपनी अपनी, और कोई भी डिसीजन मेजॉरिटी का नहीं लेना। जिसकी जो ओपिनियन है वो उस ओपिनियन के हिसाब से रिपोर्टिंग करेगा। अगर एग्री कर रहे हैं तो भाई एग्री वाली दे दो, नहीं एग्री कर रहे तो नहीं एग्री वाला दे दो। तो बट दोगे इंडिविजुअली अपने अपनी रिपोर्ट, कोई मेजॉरिटी से नहीं चलेगा, ठीक है गाइस। तो ये क्रक्स था 299 का, बहुत इजी था। आप फटाफट से इसको एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकते हैं विद ऑल द कीवर्ड्स, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड की रिवीजन में। टिल देन थैंक यू सो मच।